दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा का एड्स सेंटर बन गया मौत का मैदान। भूख से परेशान लोगों पर चली गोलियां, 3 शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी। गजा की कुछ बेकरीज ने भूख के अंधेरे में रोटी की रोशनी फिर जलाई। दिन रात बन रही रोटियां, लोगों की मिट रही भूख। यूके के 800 से ज्यादा जज और वकीलों ने इसराइल पर सैंक्शंस लगाने का किया मुतालबा। पीएम स्टार्मर को लिखी खुली चिट्ठी। सऊदी अरब में ईरानी मौलवी गिरफ्तार, एमबीएस पर उठाई थी उंगली। ईरान ने फौरन शुरू किया डैमेज कंट्रोल। और डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को सीधी वार्निंग, ईरान से दूर रहने की दी हिदायत। कहा, हम ईरान से जंग नहीं, अमन के हैं तलबगार। सवाल खैर, इसराइल का गजा एड सेंटर अफरा तफरी का मैदान बन गया और भूख से परेशान हाल फलस्तीनी इस एड सेंटर पर टूट पड़े। हजारों लोग। इसराइल और अमेरिका ने ये एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मिलकर बनाया था, जहां कल शाम हजारों भूखे फलस्तीनी आए और उनकी भीड़ ने इस सेंटर को तबाह कर दिया, जहां राशन बांटा जा रहा था। क्योंकि 3 महीने से गजा में नाकेबंदी है और लोगों को तब से खाने का एक दाना तक नहीं मिला है। इसी वजह से राशन के पैकेट देख लोग खुद को रोक ना सके और टूट पड़े। लेकिन टूटने की एक और वजह है जो हम आपको आगे बताएंगे। राशन बेहद कम था और भीड़ हजारों लोगों की थी, ये भी एक वजह है। भीड़ के बिदकते ही सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल खो बैठे और भीड़ को रोकने के लिए सीधे गोलियां चला दी गईं। अमेरिका और इसराइल की सिक्योरिटी की तरफ से की गई इस फायरिंग में खाने की तलाश में 3 भूखे फलस्तीनी बंदूक से निकली गोलियां खाकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। 40 से ज़्यादा फलस्तीनी ऐसे रहे जिनके पेट में तो रोटी नहीं गई, लेकिन उनके जिस्मों ने गोली खा ली। गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये अफरा तफरी खुद इसराइल की बनाई हुई है और ये उसी के बनाए हुए क्राइसिस का नतीजा है और ये उसकी नाकामी का सबूत भी है। इससे ये साफ होता है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर गजा में लोगों को राशन बांटने का निज़ाम तय नहीं कर सकते। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जैसे पहले कोशिश कर रहा था, वही कोशिश कारगर थी। बढ़ते आगे, इसी सिलसिले में एक दूसरी खबर है। मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट ने इस इंसिडेंट को इंसानियत की बेइज्जती और भूखों का कत्ल बताया है और इस इंसिडेंट की वजह भी बताई है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। गजा में अमेरिका इसराइल का एड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एक और बार इंसानियत की तौहीन में तब्दील हो गया। जहां रोटी बांटनी चाहिए थी, वहां गोलियां चला दी गईं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब भूख से तंग थके हारे लोगों को एक एड फैसिलिटी के बाहर देर तक लाइन में कतार में खड़ा करके रख दिया गया और जब भीड़ ज़्यादा होने लगी तो फायरिंग शुरू हो गई। रिपोर्टर्स और वहां पर मौजूद गवाहों के मुताबिक जब सिक्योरिटी चेक्स में देर होने लगी तब पूरा निज़ाम बिगड़ गया। लोग बेसब्रे थे, लोग सब्र खो बैठे, लोगों को वक्त पे खाना नहीं मिल पाया और फिर अफरा तफरी मच गई। जिसे जो हाथ आया वो उसे ले गया। सबको कुछ न मिलना था, सबको कुछ मिल भी नहीं पाया। हाँ, कुछ को मौत मिल गई, कुछ जख्मी हो गए। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इस्राएली फौज ने फायरिंग से इनकार किया, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने रिपोर्ट किया कि टैंक्स और गोलियों की आवाज़ भी इस दौरान सुनाई दी। ये भी कहा जा रहा है कि फायरिंग वार्निंग शॉट्स थे जो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स यानी अमेरिकन मर्सिनरीज ने किए फैसिलिटी की सिक्योरिटी के नाम पर। लेकिन अरबिक मीडिया का कहना है कि इस फायरिंग में 3 लोग शहीद हुए, 46 लोग जख्मी हो गए। ये फायरिंग तब हुई जब इस्राएली फौज ने भीड़ पर सीधा फायर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग खाने के पैकेट लेने भाग रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या ये मदद थी या एक प्लांट बेइज्जती? और क्या गजा के लोग इंसान नहीं हैं कि उनके साथ भी इज्जत से इंसानियत का सलूक हो? ये कौन सी तुक थी कि दोपहर से लेकर शाम तक लोगों को हज़ारों हज़ार की कतार में जालीनुमा दीवारों के बीच, कांटेदार लोहे की दीवारों के बीच खड़ा कर दिया गया, एक रेगिस्तान में या फिर खोदी हुई सड़कों के बीच? ये कहीं और भी मदद दी जा सकती थी, लेकिन जो इलाका चुना गया उसकी मजम्मत हो रही है। बढ़ते आगे, गजा में जिंदा रहने के लिए कुछ लोगों की रोटी का इंतज़ाम हो गया है, कुछ लोगों की भूख का इंतज़ाम हो गया है। गजा की कुछ बेकरीज ने भूख के अंधेरों में रोटी की मशाल फिर से जला दी है। जंग, कहत और बर्बादी के बीच गजा के दीर अल बलाह का जो एक इलाका है, या दीर अल बलाह के कुछ इलाकों में
रोटी की खुशबू ने दोबारा जन्म ले लिया है, लेकिन ये रिकवरी नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल है। गजा में 140 बेकरीज थीं जंग से पहले, इसराइल ने 90 तबाह कर दी, सिर्फ 50 बची हैं। उनमें से भी सिर्फ 4 बेकरीज अब दोबारा रोटी पका पा रही हैं। बाकी 46 का पता नहीं, वो ठप पड़ी हैं फिलहाल तो, हाँ किस हालत में नहीं पता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर काम करने वाली 25 बेकरीज में से आधी से ज़्यादा का कोई पता नहीं, वो बची भी हैं या बॉम्ब से उड़ा दी गईं, इसकी किसी को खबर नहीं है, क्योंकि कुछ बेकरीज वाले इलाकों में आईडीएफ खड़ी हुई है। देर अलबला इलाके की एक छोटी सी बेकरी में काम करने वाले कहते हैं, हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर लोग भूख से मर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ट्रक थोड़ा सा आटा लेकर आया, हमने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया, रेस्ट नहीं किया। हम जानते थे लोग बाहर भूखे हैं, कुछ लोगों ने हफ्तों से रोटी तक देखी नहीं है, चखना तो दूर की बात है। हम रोटियां पका रहे हैं ताकि उनकी भूख मिटा सकें, ताकि उनकी जान बचा सकें। ये भूख आज की सबसे बड़ी खबर है। इसी सिलसिले में चौथी खबर है। गजा में यूएस बैक्ड ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप GHF का काम यूनाइटेड नेशंस ने डिस्ट्रैक्शन करार दिया है, यानी असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश। यूएन के स्पोक्स पर्सन ने मंगल को साफ कह दिया, इस वक्त ज़रूरत है कि बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोली जाएं ताकि गजा के लोगों तक वही एड पहुँचे जो वाकई उनका हक है। ये नहीं कि कुछ और दे दिया जा रहा है, लेकिन उसके बजाय एक ऐसे प्राइवेट ग्रुप को फील्ड में उतार दिया गया जो इसराइल के कहने पर बना है और जिसका एजेंडा कुछ और लगता है। ये यूनाइटेड नेशंस का बयान है। अगली खबर का रुख करते हैं। इसराइल ने मंगल के दिन वेस्ट बैंक के शहरों में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। वेस्ट बैंक में भी कुछ कम एक्शन नहीं हो रहा है। इस ऑपरेशन के तहत फॉरेन एक्सचेंज की दुकानों को निशाना बनाया गया। इस दौरान नाब्लुस में गोलियों की बरसात में कम से कम एक फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने इस ऑपरेशन को गैर कानूनी करार दिया है। वो कहते हैं कि इसराइल हर मौके पर ऑक्यूपेशन यानी अपने कब्ज़े को मजबूत करने में लगा हुआ है और अब हमारी इकनॉमी, हमारा माशी निज़ाम भी उसके निशाने पर है। गजा और पूरे फ़लस्तीन के लिए यहाँ से बाहर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। यूनाइटेड किंगडम के 800 से ज़्यादा जजेस, वकीलों ने और एकेडमिक्स ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर को एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के ज़रिए मांग की गई है कि इसराइल पर सैंक्शंस लगाओ, पाबंदियां लगाओ, उसे यूनाइटेड नेशन से निकालो। चिट्ठी भेजने वालों ने लिखा है कि इसराइली मिनिस्टर्स और फौज के अफसर नस्ल कुशी यानी कि जेनोसाइड को हवा दे रहे हैं। वो इलीगल सेटलमेंट्स का खुला सपोर्ट कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों के खिलाफ वॉर क्राइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या यूके की हुकूमत अपने कानूनों के मुताबिक चलेगी या अपने लोगों की डिमांड को भी दरकिनार करते हुए इसराइल की मोहब्बत में झुक के खामोश ही रहेगी। अब बात सऊदी अरब की, बात ईरान की। ईरानी मौलवी की गिरफ्तारी सऊदी अरब में हुई है। सऊदी अरब में ईरानी मौलवी की गिरफ्तारी के बाद शोर मचा है। तेहरान ने हालांकि डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। सऊदी अरब से ताल्लुकात बचाने के लिए ईरान ने फ़ौरन सफाई देनी शुरू कर दी है। ईरान इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके मुताबिक मदीना शरीफ में मशहूर ईरानी मौलवी हुजातुल इस्लाम गुलाम रज़ा को गिरफ्तार किया गया है। मौलवी ने इंस्टाग्राम पर सऊदी अरब की सोशल और कल्चरल तब्दीली के खिलाफ सख्त तनकीद की थी। इस यूँ मानिए कि एक तरीके से मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस की ये तनकीद, उनके ऊपर तनकीद थी, क्योंकि ये सारे चेंजेस वही लाए हैं। इस वीडियो ने सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को हिलाकर रख दिया, लेकिन ईरान ने फ़ौरन डैमेज कंट्रोल मोड चालू कर दिया। फ़ौरन डैमेज कंट्रोल वाली मुद्रा में वो आ गया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि हज के रूहानी माहौल में ऐसे ही किसी भी हरकत की हम कड़ी मजम्मत करते हैं और सऊदी अरब के हज मैनेजमेंट की हम जमकर तारीफ़ करते हैं। उन्होंने बहुत शानदार इंतज़ाम किया है, वो हमेशा से बहुत शानदार इंतज़ाम करते हैं। ईरान के एम्बेसडर जो सऊदी अरब में बैठते हैं, उन्होंने भी सऊदी अरब को गारंटी दी है कि इस तरह की कोई हरकत दोबारा नहीं होगी। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे आज़मीन हज जो ईरान से हज करने आए हैं, हर रूल का एहतराम करते हैं, हर रूल का एहतराम करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान अब ये साबित कर रहा है कि एक मौलवी की बात ईरान की पॉलिसी नहीं है, ना हो सकती है, और किसी भी हाल में ईरान
रियाद से यानी सऊदी अरब से दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अभी अभी तो ताल्लुकात बने हैं, अभी अभी तो सब कुछ ठीक होने लगा है। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की उस नसीहत की जो बेंजामिन नेतन्याहू को दी गई है। नेतन्याहू को साफ वार्निंग दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा है कि ईरान से डील चल रही है हमारी जानिब, अभी जंग छेड़ने का वक्त नहीं है। ये खबर 27 मई की रात अमेरिका की मशहूर वेबसाइट, पॉलिटिकल वेबसाइट कह लीजिए, एक्सियोस ने तफसील से शेयर की है। इसकी एक झलक कल भी आई थी, लेकिन अब तफसील व्हाइट हाउस की तरफ से भी शायद आ गई हैं। उसको पूरी तरीके से रिपोर्ट बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते की खबर अब सामने आ रही है। पिछले हफ्ते इस्राएली पीएम नेतन्याहू को कॉल करके ट्रंप ने एक बहुत सख्त मैसेज दिया था। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था, सुनो भैया, ये वक्त टेंशन बढ़ाने का नहीं है, मैं ईरान के साथ मसले हल करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम फड्डा मत करना। असल में ट्रंप और व्हाइट हाउस के टॉप ऑफिसर्स को ये डर है कि बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला ना कर दे, जैसे वो चारों तरफ हमले कर रहा है, कभी यमन, कभी सीरिया, कभी गजा, कभी कहाँ। और उन्हें डर है कि कहीं न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान की हमला ना कर दे नेतन्याहू और पूरी तरह यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील को बर्बाद ना कर दे। इधर इसराइल खुद तस्लीम कर रहा है कि अगर डील फेल होती है तो वो तेज और एकदम से मिलिट्री एक्शन ले सकता है ईरान के खिलाफ। और इसराइल ये भी कह रहा है कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जल्द ही बंद हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही नेतन्याहू को रोक दिया है और ये साफ साफ कह दिया है कि हम ईरान से जंग नहीं, अमन चाहते हैं, तुम उसी जामे में रहो, अमन के। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।